Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the comparison between indifference curve analysis and utility analysis and why indifference curve analysis is superior to utility analysis. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है. फर्स्ट, रैशनल एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर. दोनों अप्रोचेस में, चाहे वो मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच हो या हिक्स की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच हो, कंज्यूमर को रैशनल माना गया है जिसका मेन एम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है. सेम मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यदि हम हिक्स के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं या ये कह सकते हैं कि हिक्स का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब हम एक्स गुड के लिए वाई गुड को सब्स्टिट्यूट करते हैं और जैसे जैसे x की यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हैं, हमें हर अगली यूनिट से घटती हुई यूटिलिटी मिलती है और y की जैसे जैसे हम यूनिट्स को कम करते जाते हैं, हर अगली यूनिट हमको बढ़ती हुई यूटिलिटी देती है. तो जब तक आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते हो. नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्टिव. दोनों में ही कंज्यूमर का बिहेवियर इंट्रोस्पेक्टिव माना गया है, जो अपनी मिनिमम इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए कोशिश करता रहता है. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन. दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिर्फ टर्म का ही चेंज है, अदरवाइज दोनों का मेन एम मिनिमम इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना है. मार्शल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? जहां पर टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है. टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जहां पर दोनों बराबर होते हैं वहां कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की सिचुएशन में होता है. हिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी गिवन बजट लाइन में हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचने की कोशिश करता है और अपनी दी हुई बजट लाइन पर वो हाईएस्ट पॉसिबल कर्व पर पहुंचकर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है. तो ये तो हो गया दोनों की सिमिलरिटीज. अब हम बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर एक इंप्रूवमेंट कहा जाता है. फर्स्ट, मोर रियलिस्टिक. मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल थ्योरी पर बेस्ड था. अकॉर्डिंग टू मार्शल, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को हम इजीली नंबर में मेजर कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट से, किसी गुड से कितनी यूटिलिटी मिल रही है. एग्जैक्ट नंबर में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. बट हिक्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और जो भी चीज साइकोलॉजिकल होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम एग्जैक्ट नंबर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसीलिए हिक्स ने कार्डिनल नंबर की जगह ऑर्डिनल नंबर्स को यूज किया है. यानी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हिक्स के अनुसार हम ये तो बता सकते हैं कि किसी गुड की यूटिलिटी दूसरे गुड की कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक असाइन कर सकते हैं, जो ज्यादा रियलिस्टिक है. क्योंकि प्रेफरेंस बताना कंपैरेटिवली इजी होता है इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट यूटिलिटी को नंबर में बताना. नेक्स्ट, इट स्टडीज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये तो आप लोग को पता है कि मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस वन कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी पर
बेस्ड है, जबकि हिग्स का जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें दो गुड को लेकर उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है नो assumption ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना है क्योंकि उनके अनुसार किसी भी गुड की मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी की टर्म में डिफाइन करते हैं, इसलिए उसके मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना कंपलसरी है। बट हिग्स ने अपनी थ्योरी में ऐसी कोई भी एजम्पशन नहीं रखी है। उन्होंने इस एजम्पशन को यूज किए बिना अपनी इंडिफरेंस थ्योरी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है जो ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इनकम सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस इफेक्ट। मार्शल ने अपनी थ्योरी में प्राइस में चेंज होने के कारण किसी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज होता है यह तो एक्सप्लेन किया, परंतु प्राइस इफेक्ट के कारण जो डिमांड में चेंज आता है उसमें कितना इफेक्ट इनकम की रियल इनकम में चेंज के कारण होता है और कितना इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में चेंज के कारण होता है यह प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है। जबकि हिग्स ने अपनी थ्योरी में प्राइस इफेक्ट के कारण इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। लास्ट, द मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड। हिग्स has given the more general theory of demand। मार्शल के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, लेकिन जहां गिवन गुड की बात आई तो गिवन गुड के बारे में वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई और उसको गिवन गुड को लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहा गया। बट हिग्स हैज given proper explanation about given goods। according to him कई बार नेगेटिव इनकम इफेक्ट गिवन गुड की यदि बात करें तो उससे रिलेटेड नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है? किसी भी कंज्यूमर की आय, मॉनिटरी इनकम या रियल इनकम बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड कम होती जाती है, इसको हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो हिग्स के अकॉर्डिंग गिवन गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कम कर देता है। तो ये क्लियर है कि किन कारणों से हिग्स की थ्योरी सुपीरियर है कंपैरेटिवली मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच के। In the next session, I will explain the applications of indifference curve analysis, and whatever I am teaching here, I am writing the blogs, which link I have provided in the description box. You can go and check it. Till then, bye. Take care.